नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पाल, प्रोफेसर एवं डिप्टी डायरेक्टर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी सीतापुर आई हॉस्पिटल से आज आपके सामने एक ऐसी बीमारी को लेके आ रहा हूँ जो हमारे समाज में लगभग हर आयु वर्ग में प्रचलित है, हर वर्ग में यानी मेल और फीमेल में प्रचलित है और जो लगभग 20 से 25% लोगों को प्रभावित करती है। और ख़ास बात यह है कि जब ये बीमारी कम उम्र वाले व्यक्तियों को प्रभावित करती है तो न सिर्फ ये आँख की रोशनी को प्रभावित करती है बल्कि ये व्यक्ति के संपूर्ण विकास को प्रभावित करती है। इस बीमारी का नाम है रिफ्रैक्टिव एरर, या सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि चश्मे से संबंधित बीमारियाँ। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी दो ऐसे माध्यम से पास होती है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो ये क्या होती है कि सीधी न जा कर के अपने जगह से मुड़ जाती है। ये प्रक्रिया जो है वो रिफ्रैक्शन कहलाती है। और यही प्रक्रिया लेंस के अंदर होती है कि जब एक किरणें लेंस के थ्रू पास होती हैं तो या तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं या डाइवर्ज हो जाती हैं या फैल जाती हैं। आँख के अंदर भी एक इस तरह का सिस्टम काम करता है, क्योंकि आँख की कोई चीज़ देखने के लिए क्या होता है कि रेटिना के ऊपर उसका एक क्लियर प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब आँख के अंदर हमारे दो तरह के मेन लेंस होते हैं जो इस काम को करते हैं। एक तो जो हमें काला हिस्सा आँख के अंदर दिखाई पड़ता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, ये एक लेंस की तरह काम करता है जिसका पावर लगभग 40 होता है और ये बाहर से प्रकाश से आने वाली किरणों को मोड़ करके फोकस करने की कोशिश करता है रेटिना के ऊपर। इसके बाद फिर एक फ्लूइड होता है जिसको हम एक्वोस्यूमर बोलते हैं, क्लियर फ्लूइड होता है। इसके बाद एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लेंस बोलते हैं, और ये लेंस की जो डायोप्ट्रिक पावर है ये कॉर्निया से कम है, लगभग 20 डायोप्टर की है। लेकिन ये भी क्या करता है कि जो बाहर से प्रकाश किरणें आई उनको कॉर्निया ने मोड़ा, फिर इसको लेंस मोड़ता है और लेंस इसको फोकस करके जो रेटिना होता है, रेटिना के एक बिंदु पर फोकस करता है। और इस तरह से ये जो एक बाहर की इमेज है उससे रिफ्लेक्ट होने वाली किरणें रेटिना के ऊपर एक बिंदु पर पड़ती हैं और यहाँ से ये जो किरणें हैं ये इलेक्ट्रिकल वेव्स में बदल जाती हैं और फिर ये ब्रेन के जो देखने वाले हिस्से हैं वहाँ तक नसों के द्वारा ले जाई जाती हैं और ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमको एक स्पष्ट इमेज दिखलाता है। अब इस तरह से क्या होता है कि ये ज़रूरी शर्त है कि हमको क्लियर इमेज दिखाई पड़े, ये जो किरणें हैं ये एक बिंदु पर जाकर फोकस हों। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारणोंवश ये जो पुतली कॉर्निया होती है या जो लेंस होता है इनमें कुछ ऐसे बदलाव आ जाएं या आँख के साइज़ में कुछ बदलाव आ जाए जिसकी वजह से ये किरणें एग्जैक्टली जाकर रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो पाती हैं और हमको चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ और बताना है कि कॉर्निया का जो पावर होता है वो फिक्स होता है, जबकि लेंस जो होता है वो कुछ तंतुओं के द्वारा सिलियरी मसल से जुड़ा होता है और ये सिलियरी मसल से जुड़ा होने के कारण फ्लैट कंडीशन में बना रहता है और जब ये मसल्स कांटेक्ट करती हैं तो ये लेंस अपना शेप थोड़ा सा बदल करके थोड़ा सा और मोटा हो जाता है और ज़्यादा ग्लोबुलर हो जाता है और इस तरह से ये अपने पावर को घटा बढ़ा लेता है। तो कॉर्निया का पावर अपना फिक्स है 40 डायोप्टर, लेकिन लेंस का पावर जो 20 डायोप्टर के आसपास होता है ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके हम इसको बढ़ा सकते हैं या थोड़ा सा इसको कम रख सकते हैं जैसी हमारी ज़रूरत होगी। और ये जो क्षमता होती है ये जितनी कम उम्र होती है उसमें वो क्षमता ज़्यादा होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये क्षमता हमारी घटने लगती है। तो इस तरह से जब प्रकाश की किरणें चली वो कॉर्निया से सबसे पहले बेंड हुई, फिर एक्वस पड़ा, एक्वस को पार किया, लेंस पर आई, लेंस ने बेंड किया, उसके बाद एक और फ्लूइड है विट्रियस ह्यूमर, उसको पार करते हुए रेटिना के ऊपर फोकस हुई। अब क्या होता है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई तो ये किरणें रेटिना के ऊपर एग्जैक्टली फोकस नहीं हो पाती हैं और यहीं से रिफ्रैक्टिव एरर की शुरुआत होती है। तो मुख्य तरह से जो रिफ्रैक्टिव एरर होती हैं ये हमारी 3 तरह की होती हैं। पहली है हाइप्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस बोलते हैं या दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। दूसरी जो परेशानी है उसको हम मायोपिया बोलते हैं, इसको निकट दृष्टि दोष भी बोला जाता है या नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। तीसरी तरह की जो प्रॉब्लम है वो एस्टिग्मेटिज्म होती है या जिसको हम सामान्य भाषा में ये बोलते हैं कि
नंबर टेढ़ा है या टेढ़ा चश्मा लगता है। तो इस तरह से ये मुख्यतः ये 3 तरह की समस्याएं चश्मे से रिलेटेड होती हैं। अब इनमें हम एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइप्रोपिया या फार साइटेडनेस या दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी समस्या होती है जिसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आ रही हैं, कॉर्निया से बेंड हुई, लेंस से बेंड हुई और रेटिना के ऊपर फोकस होनी थी, लेकिन किसी कारणवश ये रेटिना के ऊपर फोकस ना होकर के रेटिना के पीछे जाके फोकस होती हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जो स्पष्ट इमेज बननी चाहिए वो स्पष्ट इमेज हमारी नहीं बन पाती है। ये कारण कोई भी हो सकता है, चाहे किसी भी इस तत्व का जो 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 मीडियम्स है इनका रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो कम हो जाए या आँख का जो गोला है उसका साइज छोटा हो जाए। इस सिचुएशन में ये रेज जो है वो पर्दे के ऊपर ना पड़ के उसके पीछे फोकस होंगी और हमको ये हाइप्रोपिया वाली बीमारी होगी। अब इसमें दिक्कत क्या होगी कि हमारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हमको नहीं दिखाई पड़ रही हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि व्यक्ति जो कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे पास एक क्षमता है कि हम लेंस की पावर को बढ़ा सकते हैं, तो जब ये हमारा सिस्टम कमज़ोर है तो हमारी आँख की मसल्स कुछ काम करती हैं और इसको कोशिश करती हैं कि इन किरणों को रेटिना के ऊपर फोकस करें। अब बच्चों में हमने जैसे बताया कि ये एकोमोडेटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने इस प्रयास से इन किरणों को रेटिना के ऊपर फोकस कर लेते हैं और इस तरह से क्या होगा कि स्पष्ट इमेज बन जाएगी। लेकिन दिक्कत ये होगी कि इस इमेज को स्पष्ट रखने के लिए सारे टाइम व्यक्ति को अपनी जो सिलियरी मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रखना होगा या एक्टिव कंडीशन में रखना होगा। और इस प्रयास में क्या होगा कि चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, पर दिक्कत कहाँ पे आएगी कि व्यक्ति को सर दर्द होने लगेगा, व्यक्ति की आँख में लाली आने लगेगी, व्यक्ति को जो है आँखों में दर्द होने लगेगा। बहुत तरह से चीज़ों को क्लियर करने के चक्कर में आँख को रब करेगा, जिसकी वजह से उसकी आँख में बार बार इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा, बिल्ली होने का चांस रहेगा, स्टाई जिसको बोलते हैं, कैलेजियन होने का चांस रहेगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये इस तरह से व्यक्ति में आएंगे, यानी विज़न तो क्लियर है लेकिन ये वाली एक समस्या व्यक्ति के साथ में आकर के जुड़ जाएगी। तो ये पहली बीमारी हुई जिसको हम हाइप्रोपिया बोल रहे हैं। दूसरी तरह की जो बीमारी आई वो है मायोपिया। मायोपिया जिसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं या हम फार साइटेडनेस बोलते हैं या नियर साइटेडनेस बोलते हैं। इस बीमारी में क्या हो रहा है दिक्कत कि हमको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि जो हमारी दूर की रेज आ रही हैं वो आँख के पर्दे तक ना पहुँच करके उससे पहले फोकस हो जा रही हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि या तो जो ये सारा माध्यम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी वजह से बढ़ जाए, इसकी पावर बढ़ जाए जिससे किरणों को हम आगे फोकस कर दें, या जो है किसी वजह से आँख का गोले का साइज़ बढ़ जाए जिसकी वजह से पर्दा पीछे चला गया और फोकस हम जहाँ पे नॉर्मली करते हैं वहीं पर हम फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से ये किरणें जो हैं हमारी आगे फोकस हो जाएंगी और हमको चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी और इसमें क्या होगा कि दूर की चीज़ें हमको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी कि हम जो एकोमोडेशन वाला पावर यूज़ करके हाइप्रोपिया में इस चीज़ को करेक्ट कर ले रहे थे, मायोपिया में वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम और एकोमोडेट करेंगे तो हमारी पावर और बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि हम अपना एकोमोडेशन पावर कम यूज़ करते हैं और चीज़ों को ट्राई करते हैं कि वो रेटिना पर फोकस हों। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गोला बढ़ा हुआ है या हम पावर को आगे जो फोकस है वो आगे बना रहे हैं, इस वजह से हम इस चीज़ को एकोमोडेशन के द्वारा करेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति को जो सिम्टम आता है वो ये होता है कि उसको और कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो एकोमोडेशन वाला पावर नहीं यूज़ कर रहा है या मसल्स को एक्टिव नहीं हर समय रख रहा, लेकिन चीज़ें उसको हर समय जो दूर की चीज़ें हैं वो धुंधली दिखाई पड़ेंगी। अब होता क्या है कि छोटी क्लासेस में बच्चों को जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर ये होता है कि वो सीट अपनी आगे चूज़ कर लेते हैं और सीटें फिक्स होती हैं तो उस पर बैठे रहते हैं। लेकिन जब बड़े क्लासेस में जाते हैं जहाँ पर सीटें फिक्स नहीं होती, तब अगर उन्हें कभी पीछे बैठना पड़ा तब वो देखते हैं कि नहीं हमारे बगल वाले अगल बगल वाले तो चीज़ें स्पष्ट देख रहे हैं और हमको चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही। तब वो कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा, और उसके बाद जब ये चेकअप वगैरह होता है तो पता चलता है कि इनको तो मायोपिया है। इसके साथ ही क्या है कि मायोपिया
दो तरह की होती है। एक तो सिंपल मायोपिया होती है जिसमें केवल नंबर की प्रॉब्लम होती है। दूसरी कौन सी तरह की मायोपिया है, जो पैथोलॉजिकल मायोपिया होती है, जिसमें क्या है कि पीछे एक बीमारी भी चल रही होती है, यानी जो रेटिना होता है वो प्रभावित होता है, कोरॉइड जो होता है वो प्रभावित होता है, आँख के गोले का पीछे वाला हिस्से का साइज बढ़ जाता है और उस पर बहुत तरह का डीजनरेशन वगैरह शुरू होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो मायोपिया है ये सिंपल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो जो सिंपल वाला मायोपिया होता है ये ज़्यादातर क्या है कि एक ग्रुप एज के बाद स्टेशनरी हो जाता है, क्योंकि जब हम इस तरह का थोड़ा सा यूज़ कम होता है स्ट्रेन वगैरह वाला, तो ये क्या है कि अपने आप ही ये स्टेशनरी हो जाएगी एक एज के बाद, जब ग्रोइंग पीरियड चला गया तो। लेकिन दूसरी तरह की जो पैथोलॉजिकल मायोपिया है ये लगातार बढ़ती रहती है और इसमें नंबर काफ़ी ज़्यादा तक पहुंच जाता है। अब तीसरी तरह की जो हम बात कर रहे हैं एस्टिग्मेटिज्म की, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कॉर्निया पे बताया कि एक उस पर दो मेरिडियन है, एक 90 डिग्री पे मेरिडियन है, एक 180 डिग्री पे मेरिडियन है। तो अब क्या है कि जो प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं उसमें एक मेरिडियन पे पावर दूसरी है, दूसरे पे दूसरी है। इससे क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं वो पर्दे के ऊपर जाकर जो फोकस हो रही हैं, एक मेरिडियन की तो एक जगह पे फोकस हो रही है, दूसरे मेरिडियन की उसी पर ना फोकस होकर के आगे या पीछे फोकस हो रही हैं। इस तरह से क्या है कि दो पार्ट पे अलग अलग क्या है, कॉर्निया का जो पुतली का या जो आँख का नंबर है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये वाली बीमारी में जो रेज हैं वो अलग अलग मेरिडियन की अलग अलग जगह पर फोकस होती हैं। अब इसमें भी जो है हम तीन तरह की बात कर सकते हैं कि एक तो क्या है, जैसे मायोपिया में बताया था कि किरणें आगे फोकस होती हैं। इसमें क्या है कि एक किरण तो एक मेरिडियन की किरणें रेटिना के ऊपर हैं, दूसरे मेरिडियन की किरणें आगे हैं, तो ये वाला क्या कहलाता है, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। दूसरी तरह की बीमारी में क्या होता है कि एक मेरिडियन की किरणें रेटिना के ऊपर, दूसरे मेरिडियन की किरणें रेटिना के पीछे, और ये क्या कहलाता है, सिंपल हाइप्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। तीसरे तरह के वाले में समस्या क्या आती है कि दोनों आगे फोकस हो रही हैं या दोनों पीछे फोकस हो रही हैं, तो ये क्या कहलाया, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म कहलाया। दूसरा वाला क्या है, कंपाउंड हाइप्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म कहलाया। तीसरे में क्या है कि एक मेरिडियन की किरणें रेटिना के आगे, एक मेरिडियन की रेटिना के पीछे, और ये वाला क्या कहलाता है, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। इसके अलावा भी क्या होता है कि नॉर्मल तौर पे पुतली का जो वर्टिकल कर्वेचर होता है ये ज़्यादा होता है और हॉरिजॉन्टल कर्वेचर कम होता है। ये वाला क्या कहलाता है, ये विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। और जब इसके उल्टा हो जाता है तो अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। तो ये नॉर्मल तौर पर जो पाया जाता है वो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म पाया जाता है। तो अब ये तीन तरह की जो बीमारियां हुई ये हमने बताई, और इसमें भी क्या होता है कि विज़न को बार बार क्लियर करने की कोशिश करता है पेशेंट, और इस चक्कर में क्या होता है कि आदमी को सर में दर्द होना, या जो है आँख में लाली आना, आँखों के अंदर दर्द होना, चमक लगना, आँख में बार बार इन्फेक्शन होना, उसको बार बार मलना, उसमें बिलनी होना, उसमें कैल्शियम होना या उसमें ब्लिफराइटिस होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो मेनली जो हाइप्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म है ये सिम्टम के साथ होती है, और मायोपिया क्या है, ये ज़्यादातर सिम्टम लेस होती है, केवल दूर की रोशनी इसमें हमको कम दिखाई पड़ती है। साथ में क्या है कि इन बीमारियों में कभी कभी आँख के टेढ़ेपन वाली बीमारी भी, यानी स्क्विंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे हाइप्रोपिया में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे, क्योंकि उसमें हम एकोमोडेशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो लगातार करने से स्पाज में आता है और कन्वर्जेंट टाइप का स्क्विंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। कभी कभी मायोपिया के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स स्क्विंट वाली हो सकती है, या एस्टिग्मेटिज्म में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आया कि इनका निदान कैसे किया जाए, पता कैसे किया जाए। तो सामान्य तौर पे जब आप अस्पताल जाते हैं और आपको इस तरह की कोई सिम्टम या साइन होता है तो डॉक्टर आपकी आँख में एक तरह की दवा डालता है और रेटिनोस्कोपी नाम का एक टेस्ट करता है, और उसके बाद फिर जब दवा का असर ख़त्म हो जाता है तो आपको बुला करके चश्मे का नंबर रख करके उसको देखता है और आपको चश्मे का नंबर प्रोवाइड कर देता है। अगर आप हाइप्रोपिक हैं तो आपको प्लस का नंबर यानी कॉन्वेक्स लेंस दिया जाता है, मायोपिक हैं तो कॉनकेव लेंस या माइनस का नंबर दिया जाता है, और अगर आप एस्टिग्मेटिज्म है तो आपको सिलेंड्रिकल नंबर दिया जाता है। तो ये तो हो गया सामान्य तौर पे इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और अगर इतनी जागरूकता है और चश्मा टाइम पे मिल जा रहा है तो इससे होने वाले दुष्परिणामों से आप
या आपका बच्चा बच सकता है। अब इसके अलावा इनका बहुत तरह का और ट्रीटमेंट भी है। इसके अलावा एक ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर होता है जो देखा हुआ दुकानों पे अक्सर रखा रहता है, और उस पे जा कर के हम लोग इस तरह की चीज़ों को के जो नंबर होता है ये एक मशीन पर बैठ कर के निकाला जा सकता है, और बाद में जो इसके आधार पे नंबर रख कर के दे दिया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि कौन सा इसमें से श्रेष्ठ है कि रेटिनोस्कोपी वाला किया जाए, दवा डलवा के जांच कराई जाए, या रिफ्रैक्टोमीटर पर जांच कराई जाए। तो डेफिनेटली जो रेटिनोस्कोपी वाला प्रोसीजर जिसमें दवा डाल करके जांच होती है वो ज़रूरी होता है कराना, क्योंकि इसमें क्या है कि जो एकोमोडेशन पावर है हम उसको हटा करके पर्दे के नंबर की जांच करते हैं, एक चीज़, और दूसरी चीज़ पर्दे की जांच भी हो जाती है। तो जैसे हमने बताया जो पैथोलॉजिकल टाइप का मायोपिया है, इस तरह की बीमारी को भी हम लोग पता कर लेते हैं। अब इनके अलावा जो चश्मा देने के अलावा और भी कई तरह के इलाज हैं जो हम इसमें कर सकते हैं, कई और तरह की चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे क्या है कि एक आपने कॉन्टैक्ट लेंस का नाम सुना होगा, तो हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस हाइप्रोपिया में भी दे सकते हैं, मायोपिक को भी दे सकते हैं, और टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेस आते हैं जिनको हम एस्टिग्मेटिज्म वाले मरीज को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत तरह के ऑपरेशंस होते हैं, यानी अगर कॉर्निया का हम शेप किसी तरह से बदल दें, उसका शेप किसी तरह चेंज कर दें, तो हम इस तरह की जो किरणें हैं इनको सही जगह पे फोकस कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी सर्जरीज कॉर्निया के ऊपर की जाती हैं जिनमें इनके शेप चेंज किए जाते हैं। जैसे इसमें क्या है कि लेसिक बहुत सामान्य तौर पर है, बहुत आर के हुआ करता था, इसके अलावा पी आर के हुआ करता था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम कॉर्निया का शेप बदल करके आँख को फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक ICL होता है जो इसमें कॉर्निया के पीछे एक लेंस लगाया जाता है, उससे उसके द्वारा भी इसके हम बदल सकते हैं। इसके अलावा लेंस के ऊपर एक लेंस और रख करके हम इस फोकस वाली चीज़ को बदल सकते हैं या अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिसको हम लोग फेकिक आईवल बोलते हैं। इसके साथ ही क्या है कि कभी कभी जब ज़्यादा नंबर होता है या इस तरह की चीज़ होती है तो हम आँख के लेंस को निकाल देते हैं और उसकी जगह पर जो कैलकुलेटेड नंबर होता है उस तरह की चीज़ को आँख के ऊपर रख देते हैं। तो ये क्या है कि आँख की जो पावर है उसको हम अपने मुताबिक चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम इस आँख की जो चश्मे से संबंधित प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस ये आँख के बाहर लगने वाली चीज़ें हैं और इसमें किसी तरह के ऑपरेशन नहीं होता है और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जबकि जब हम ये कॉर्निया के ऊपर सर्जरी करते हैं या कॉर्निया के पीछे कोई लेंस डालते हैं या लेंस के ऊपर कोई लेंस डालते हैं या लेंस को साफ़ करके उसकी जगह कोई नंबर दूसरा डालते हैं, कोई लेंस इम्प्लांट करते हैं, तो ये सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं और इनके साथ साथ जो सर्जरी वाले रिस्क हैं वो भी एसोसिएटेड होते हैं। और दूसरी चीज़ ये समझने की है कि ये जो भी नंबर है वो वर्तमान टाइम पे जो नंबर होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर बाद में नंबर बदल रहा है या लगातार नंबर चेंज हो रहा है या किसी व्यक्ति में नंबर स्टेशनरी नहीं हुआ है, अगर ऐसी स्थिति में ये चीज़ें की जाएंगी तो बाद में ये नंबर थोड़ा बहुत बदल सकता है। पर अगर जिसमें नंबर स्टेशनरी है उसमें और जिनमें ज़्यादा मात्रा में जो है ये रिफ्रैक्टिव एरर है उनमें ये सर्जरीज लाभप्रद होती हैं। ठीक है, तो सामान्यतः कम पावर वालों के लिए इतनी ज़्यादा इस तरह की सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती और वो सामान्य तौर पर चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इसको कुछ टाइम बाद बदलना होता है, इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे सिंपल इसका जो इलाज है वो चश्मा होता है। इस तरह से हम थोड़ी सी जागरूकता होने पर हम इस तरह की बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, इन्हें समय रहते पहचान सकते हैं और इनको टाइम रहते इनका उपचार कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल और सामान्य तरीके से और बहुत ही सस्ते में। और अगर इनको समय पर हम इलाज इनका कर लेते हैं तो जो व्यक्ति का रोशनी में फ़र्क पड़ने जा रहा है और जो उसके व्यक्तित्व के विकास पर फ़र्क पड़ने जा रहा है हम उसको रोक सकते हैं। तो आज के लिए ये जानकारी काफ़ी है। इसके बाद हम एक एक बीमारी के बारे में फिर थोड़ा डिटेल से में आगे की स्लाइड्स आगे के प्रेजेंटेशंस में बात करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।